रेडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने जो हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट था वो फिनिश कर लिया है। अभी उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है बीच के वो स्किप किए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये सारे पार्ट अभी हम लोग इस क्लास के एंडिंग में, इस क्लास के एंडिंग मतलब इस चैप्टर के एंडिंग में हम सीखेंगे, क्योंकि एज फार अभी उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी हम लोगों को आज जो टॉपिक सीखना है करेंटली, दैट इज़ वैलेंसी फैक्टर। ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा। तो वैलेंसी फैक्टर वाले टॉपिक में समझते हैं किस तरीके से हमको काम करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरे आप लोगों के एक मिनट। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि शायद बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th की कैंसिल हो गई है। ओके सॉरी। तो उसमें ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये उतना ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो ध्यान से स्लोली सीखेंगे। वैसे भी मेरे साथ तो तुम लोग एक स्लो राइड पर ही चलते हो, बट स्टिल थोड़ा स्लो सीखेंगे और इस टॉपिक को अच्छा करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग आपका वैलेंसी फैक्टर, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास रहेगा वो इक्विवेलेंस वाला रहेगा। उस इक्विवेलेंट कंसेप्ट में इस वैलेंसी फैक्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और आफ्टर दिस आप लोगों को ऑब्वियस है कि कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे उससे रिलेटेड। सो देयरफॉर इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। वैलेंसी फैक्टर को कई टीचर्स एन फैक्टर्स भी कहते हैं, बुक में लिखा होता है, बट मेरी आदत उसको वैलेंसी फैक्टर कहने की ही है। रीज़न, मैंने खुद ने जब 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की थी तो मैंने इस चीज़ को एज अ वैलेंसी फैक्टर ही सीखा है। तो मेरा जो मुंह है उससे एक ही शब्द निकलता है, वो है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर वाले कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोगों को बस एक छोटी सी चीज़ बतानी है। ये चीज़ के बारे में हम डिटेल बातचीत कल की क्लास में करेंगे, बट आज की क्लास में बस इतना सा थोड़ा सा याद रख लो कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, आप लोगों का जो ये टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, इस इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इवन वैलेंसी फैक्टर का डिफाइन क्या है, किस तरीके से लोग वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, ये भी मैं इस क्लास के एंडिंग में ही बताऊंगी। बट पहले इसकी कैलकुलेशंस पार्ट को हम समझते हैं कि आखिर वैलेंसी फैक्टर के कैलकुलेशंस किए कैसे जाते हैं। तो देखो, वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास अलग अलग केसेस हैं और अलग अलग केसेस में आप लोगों के पास अलग अलग नियम हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है, बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है, एलिमेंट्स का वैलेंसी फैक्टर होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग का, रिड्यूसिंग का, रेडॉक्स का, सॉल्ट का। तो एक एक करके हम लोगों को सारे केसेस देखने हैं। डन। तो सबसे पहला और सबसे आसान केस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये कि अगर आपको कल को किसी ने कहा कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो ये दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंसी फैक्टर उसने आपको निकालने को कहा है, तो जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी होगी, वैलेंसी क्या होती है बचपन में आपने पढ़ा था ना, जैसे ऑक्सीजन अगर एक एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी है, -2, राइट। माइनस इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन आया कि गया। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसके मॉड्यूलस को कंसिडर करेंगे, दैट इज 2। मैं अगर पूछूंगी पोटेशियम एक एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, सो यू विल सिंपली आंसर मी इट इज 1। तो बेसिकली आप लोगों के पास अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट की वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम अपने दिमाग में ज़्यादा चिक कचकच नहीं करते। जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी होती है, वही पर्टिकुलर चीज़ को आप उसका क्या कह लेते हो, वैलेंसी फैक्टर कहते हो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अब अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर निकालना रहे किसका, आप लोगों के एसिड्स का, या फिर अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर निकालना रहे किसी बेस का, तो मैं किस तरीके से काम करती हूँ। अब यहाँ पे समझते हैं। अगर मुझे एसिड या बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो जिसमें हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी आप मतलब अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। सॉरी एक मिनट, अर्जेंट कॉल है वाला।
ठीक है, तो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपको वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए डिफाइन करना है, तो मैं वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए डिफाइन कैसे करूँगी? तो पहले तो यार मुझे पता होना चाहिए कि एसिड क्या है। तुम में से अलग अलग लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद अलग अलग तरीक़ों से एसिड्स को डिफाइन करोगे, बट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एसिड्स को हम वो स्पीशीज़ कहते हैं जो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयंस को क्या करती है, निकाल के फेंकती है। अगर मैं सिंपली अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूँ तो एसिड्स आर डिफाइंड एज दो स्पीशीज विच गिव H पॉजिटिव आयंस। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि एसिड्स को आप वो स्पीशीज कहो जो कि आपके बेस के साथ रिएक्ट करती है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो डिफाइन करने के तो अलग अलग तरीके हैं, बट अगर मुझे एसिड्स को वैलेंसी फैक्टर के टर्म में डिफाइन करना हो, मतलब इस तरीके से डिफाइन करना हो जिससे मैं उस एसिड की वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकूं, तो एसिड के वैलेंसी फैक्टर को हम लिखते क्या है कि आपके पास जो एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, आपके पास जो एक मॉलिक्यूल था एसिड का या फिर बेस का जो भी हो, या पूरे वैलेंसी फैक्टर में याद रखना पर मॉलिक्यूल या पर मोल में ही आप काम करते हो एक पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में। तो आपने कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, वो पर्टिकुलर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, पर मोल या फिर पर मॉलिक्यूल, बट पर वर्ड होना चाहिए, ठीक है, पर मोल या फिर पर मॉलिक्यूल इन दैट रिएक्शन, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग उसका कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, अरे एक एसिड कितने H प्लस देता है और कितने ये OH निगेटिव देता है, उसके हिसाब से अपन एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर डिफाइन कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। जैसे अब कई लोगों को इससे एक बहुत बड़ी वाली गलतफहमी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उनसे ये कहती हूँ HCl, तो देखो क्या है, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका जो बेचारा HCl है, इसकी जो एक्चुअल में औकात है क्या करने की, आप लोगों के H प्लस आयंस को प्रोवाइड करने की, वो एक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अगर आप इससे पूछते हो कि इस HCl ने कितने वैलेंसी फैक्टर ये देगा, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो ये सिंपली जवाब देगा यार मेरा वैलेंसी फैक्टर ना तो सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे अंदर से सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयंस आपको निकाल के क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। ये हो गया इसका वैलेंसी फैक्टर। बट अब बात आती है H2SO4 में। तो H2SO4 में एक इंसान के अंदर तुरंत उसके दिमाग में कैसा जाता है ये चीज़ साइकोलॉजिकली कि अच्छा कि वैलेंसी फैक्टर एक जैसे HCl का था, क्योंकि वो आपका एक H पॉजिटिव देता है, तो H2SO4 क्योंकि 2 H पॉजिटिव दे सकता है, तो वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना होना चाहिए, 2। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो कितने H पॉजिटिव देता है। ज़रूरी है क्या H2SO4 किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 H पॉजिटिव दे? हो सकता है कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हो कि H2SO4 ने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से एक ही H प्लस प्रोवाइड किया है। अगर वो अपने अंदर से सिर्फ एक H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 भी हो सकता है और उसका वैलेंसी फैक्टर 2 भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर, हाँ अब तुम बोलोगे मैडम फिर तो 0 भी पॉसिबल है। अरे यार फिर तो रिएक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि अगर आप एक एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हो तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना। मतलब से तो ये क्या बकवास हो जाएगा कि 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 हो गया होगा ना, तो ये वाली चीज़ मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर एसिड का पता होता है, ठीक है। लेकिन आप ये साइकोलॉजी रखोगे कि उसका 2 होता है तो ये गलत है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे इस चीज को हम एक इलस्ट्रेशन के वाया समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने H2SO4 की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, बट मान के चलते हैं कि जो मेरा NaOH है वो बेचारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के केस मतलब होने से होगा क्या, NaOH मान लेते हैं अपने अंदर से मात्र एक ही OH निगेटिव क्या करवा पाया, प्रोड्यूस करवा के आपको दे पाया। तो ऐसे में अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, NaOH ने अपना एक OH निगेटिव दिया तो H2SO4 के अंदर से भी एक ही H पॉजिटिव निकलेगा, तो प्रोडक्ट विल बी H2O और एक साथ में सॉल्ट बनेगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो सॉल्ट विल बी NaHSO4। तुम्हें नहीं लगता यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस और आप लोगों का सिर्फ एक OH निगेटिव आयन ही गया है बाहर?
क्योंकि सिर्फ एक H पॉजिटिव और क्योंकि सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन बाहर गया है, सो देयरफॉर इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है, क्योंकि सिर्फ एक H पॉजिटिव ही वो प्रोड्यूस कर पाया। ऐसे अब अगर मान लेते हैं यही H2SO4 आप लोगों के इस सीन में रिएक्ट करता, इस NaOH के साथ रिएक्ट करता कि सच दैट कि NaOH अब आपका वैलेंसी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो अगर वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा तो होगा क्या, H2SO4 अपने अंदर के दोनों H पॉजिटिव दे देगा। अगर उसने अपने अंदर के दोनों H पॉजिटिव दे दिए तो ऐसे केस में अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4 और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H2O। तो अब क्योंकि वो अपने अंदर से दोनों H पॉजिटिव दे चुका है, सो नाउ इट्स वैलेंसी फैक्टर इज गोइंग टू बी व्हाट, 2। सो अपने दिमाग में ये आइडिया रखना कि जितने H आपको उस पर्टिकुलर एसिड में दिख रहे हैं उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, ये गलत है। आपको रिएक्शन दी होगी, ठीक है, उस रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कितने H पॉजिटिव उसने दिए हैं, तो जितने वो देगा दैट इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, दैट इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिंपली कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या है और कोई रिएक्शन भी नहीं दी है, सो इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2, बराबर है। अब जो बेचारा HCl था या फिर जो आपके HNO3 जैसे एसिड है या फिर मान लेते हैं जो CH3COOH जैसे एसिड है जिनके पास एक ही H प्लस है, तो ऐसे एसिड चाहे कुछ भी हो जाए ये तो अपने अंदर में से एक ही H देंगे ना, इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है 2-2 H देने का, ठीक है, इनके पास तो ऑप्शन ही है, बराबर, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इन दैट केस उसमें तो सोचना ही नहीं है। बट अगर आपके पास कोई डाइबेसिक एसिड होता है, डाइबेसिक एसिड का मतलब द वन हु हैव मोर देन 1, मतलब हैव 2 H पॉजिटिव आयंस, तो उस टाइप के एसिड्स के केस में आपको डायरेक्ट अपना आंसर मुंह से तपाक से 2 नहीं निकालना है। हम लोग एक और केस पे डिस्कशन करते हैं, दैट इज H3PO4। ये कहलाता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग जब खत्म हो रही थी तो इस बारे में डिस्कशन किया था कि आपके जो ये ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, आपके फॉस्फोरस के, सल्फर्स के, तो उसमें ऑर्थो, मेटा, पायरो, ये सारे वर्ड्स पे डिस्कशन किया है। इन केस अगर तुम भूल चुके हो तो उस चीज को वापस से एक बार नोट्स कॉपी में पन्ने पलट के देखो। H3PO4, इससे मैंने एक काम किया, ऑक्सीजन क्या कर दिया, मैंने इसका एक उठा के कम कर दिया। सो मेरे पास अब एक चीज है H3PO3, मैंने एक और काम किया, मैंने एक और ऑक्सीजन उठा के कम कर दिया। सो नाउ आई हैव H3PO2। अब इन तीनों केसेस में मुझसे क्या पूछा गया है, वैलेंसी फैक्टर पूछा गया है। सो नाउ आई हैव टू डिफाइन वैलेंसी फैक्टर। अब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है, बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत ये बोल देता है कि H3PO4 के केस में वैलेंसी फैक्टर होगा 3, H3PO3 के केस में होगा 3, इसके केस में भी होगा 3। तो देखो इसमें कोई गलती नहीं है, हाँ, बट इसका जरूरी नहीं है कि 3 हो, इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और आपका 3 भी हो सकता है। तीनों में से इसमें कुछ भी हो सकता है, इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बट जो बाकी के 2 केस तुमने बोले ना कि इन दोनों में भी इनका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, ये गलत है। इनका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर तुम डिटेल में देखोगे तो मुझे आप मतलब बेसिकली वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड कहते किसको, जितने H पॉजिटिव आयंस बाहर निकले। सो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 3 एसिड्स, तब तुम्हें पता चलेगा इस चीज के पीछे का रहस्य। जैसे मैंने अगर H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो तुम्हें तो पता है, स्ट्रक्चर बनाना तो आता ही है तुम लोगों को, बेसिक क्या हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मैं तुमसे पूछूंगी, बताओ यहाँ पे कितने H प्लस आप निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे मैं ये H प्लस निकाल सकता हूँ, मैं ये H प्लस निकाल सकता हूँ, मैं ये H प्लस निकाल सकता हूँ। सो देयरफॉर इसका वैलेंसी फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम 1 होगा, राइट। बट अगर मैं H3PO3 की बात करती हूँ तो H3PO3 के केस में ये वाला जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया जा रहा है H3PO3, इस H3PO3 के केस में ये जो H3PO3 है, अगर मैंने इसका एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया, आई थिंक H3PO3 नहीं लिखना चाहिए था, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट देखने दो,
हाँ, कुछ गलत तो कर दिया है, ऐसा लग रहा है, गुड़बुड़ गुड़बुड़ कि कुछ गलत लिख दिया है मैंने। लेट मी चेक कि क्या गलत करके रखा है मैंने। अंडा क्या दिया हुआ है, H3PO3, इस वाले केस में क्या अंडा दे दिया। आई थिंक मैंने उसका स्ट्रक्चर गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है, सब कुछ बराबर है। अगर मैं H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तुमको तो पता ही है कि एक आपका डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। अब बचे हुए 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसे 2 ऑक्सीजन बच गए। उन दोनों ऑक्सीजन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, बट एक हाइड्रोजन बेचारा अकेला रहेगा। अब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने H पॉजिटिव एक एसिड प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ 3 H पॉजिटिव बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही दोनों H पॉजिटिव बाहर निकलेंगे। वो जो H फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है वो बाहर नहीं निकलेगा, हमेशा वही H बाहर निकलता है जो आपका फॉन से कनेक्टेड है। फॉन से मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कनेक्टेड है। तो यानी कि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आपका या तो 1 हो सकता है या तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आपका 2 हो सकता है। सिमिलरली अगर मुझे बाजू वाले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करना रहेगा तो ये हो जाएगा P डबल बॉन्ड O। अब मेरे को यहाँ पे बात करनी है O2। एक ऑक्सीजन तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ, एक ऑक्सीजन बच गया, उसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया। अब जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो बेचारे ऐसे फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो अगर अब मैं कहूँगी कि यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि एक ही H आप निकाल सकते हो, सो इसका वैलेंसी फैक्टर होने वाला है कितना, आपका 1। तो आपको दिख तीनों ही केस में क्या रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, बट ये रियलिटी में तीनों का वैलेंसी फैक्टर सेम है क्या, नहीं है, तीनों का वैलेंसी फैक्टर अलग है। अब इस चीज का क्वेश्चन अगर लेट्स से मुझे पूछना हो बोर्ड्स में, बोर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी एग्जाम में पूछना हो तो मैं आपको डायरेक्टली पूछ सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, इसका वैलेंसी फैक्टर सो एंड सो ये है। बट अगर इसको मुझे एक स्टेप थोड़ा सा और हायर लेवल पर लेकर जाना है तो मैं तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं दूंगी, ये सबसे बेस्ट चीज है। उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, आप लोगों को बोलेंगे कि बताओ आपके पास एक स्पीशीज है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, बराबर। फिर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास एक दूसरा एसिड है दैट इज फॉस्फोरस एसिड, उसके अंदर उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। फिर आपको पूछा जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, उसके अंदर में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो जिस इंसान को यही नहीं पता कि हाइपो, पायरो मतलब फॉस्फो ये सब क्या होता है, बिना फॉर्मूले के तो स्ट्रक्चर बना पाना ही असंभव है, बिना फॉर्मूले के वो इंसान वैलेंसी फैक्टर कैसे बताएगा। सो यहाँ पे आपको अटका सकता है, या फिर आपको ये 3 नाम दे देगा और बोलेगा इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो कि कितनी इनकी मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर ये आपके क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती इस पार्ट में ही होती है, बल्कि ये क्वेश्चन अलग अलग स्टेट लेवल्स के जो एग्जाम होते हैं, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग लेवल के हो, हर जगह ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में जरूर पूछा गया है। ऐसा होता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को पूछा ना जाए, ठीक है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा आप लोगों की क्या होती है, गलतियां होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है जिसमें आपसे और भी ज्यादा गलती होती है, वो पॉइंट होता है 4th नंबर पे, आपके एसिड्स में पाया जाने वाला बोरिक एसिड, ठीक है। ये वो मतलब प्राणी है जिसमें हम लोग और भी ज्यादा गलतियां करते हैं। तो बोरिक एसिड, पहली बात तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, या फिर आप इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, BOH होल साइज 3। अब मैंने तुमसे कहा कि तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तुम बहुत ही खुशी खुशी इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये तुम लोगों के पास इसका स्ट्रक्चर बनकर आ गया। अब तुम बोलोगे मैडम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर आर 3,3OH, मतलब बेसिकली तुम्हें लगेगा कि ये तीनों के तीनों निकलने चाहिए, तो आप इसका वैलेंसी फैक्टर जो आप एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड वैलेंसी फैक्टर जो होता है, वो आपको लगता है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राइट। आप यही एक्सपेक्ट करते हो, बट रियलिटी में ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये गलत है। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं आता। तुम्हें लगेगा कि अभी अभी तो तुमने बोला था कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 आता है और अभी अभी तुम कह रहे हो कि 3 नहीं आता, ये कैसी बकबक है। कुछ एक चीज पर स्टिक रहो ना, या मैं क्या कर सकती हूँ अगर ये पर्टिकुलर एसिड्स आप लोगों के क्या कर दे, पानी के साथ रिएक्ट कर जाए। तो देखो होता कैसा है, अभी तक मैंने ऊपर जितने भी एसिड्स लिए
ये सिंपली पानी में जाते थे, पानी में जाकर डिसोशिएट होते थे, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते थे, या फिर बेस के साथ रिएक्ट करते थे और कितने H पॉजिटिव आयंस उन्होंने लेट से आप लोगों के यूज किए हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, अपन उस पर बातचीत करते थे। बट ये जो बोरिक एसिड है ये बहुत ही बेशरम इंसान है। ये करता कैसा है, जब भी इस इंसान को मौका मिलता है ना पानी के साथ रिएक्ट करने का, तो पानी के साथ ये अपना डिसोसिएशन नहीं करवाता। बाकी लोग कैसे हैं, पानी के साथ जा रहे हैं और चुपचाप अपना H पॉजिटिव देकर वापस आ जा रहे हैं। ये बहुत ही बेशरम इंसान है। ये चुपचाप पानी के पास जाकर अपना H पॉजिटिव आयन नहीं देता, बल्कि ये इतना बेशरम है कि पानी से उसका H पॉजिटिव आयन ले लेता है। बताओ, सोचो, मतलब पानी के अंदर इसको अपने H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट करने चाहिए था ना, ये डिसोशिएट नहीं करता। ये इतना बड़ा वाला बेशरम है कि बल्कि ये पानी से उल्टा क्या कर लेता है, H पॉजिटिव आयन ले लेता है कि ला मुझको तू अपना H पॉजिटिव आयन दे। ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि तुम यहाँ से देख रहे हो कि बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। अब क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6। मतलब इसका जो है ऑक्टेट, वो ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। और कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो किसके जैसे बिहेव करती है, एज अ लेविस एसिड। वो किसके जैसे बिहेव करती है, एज ए लेविस एसिड। वो एक लेविस एसिड के जैसे बिहेव करने लगती है। और क्योंकि वो एक लेविस एसिड के जैसे बिहेव कर रही है, तो उसकी टेंडेंसी अब क्या हो जाती है, एक्सेप्ट करने की हो जाती है। बराबर, उसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, एक्सेप्ट करने की हो जाती है। उसको लगता है कि अब मैं चीज़ों को क्यों अपने अंदर से रिलीज करूं, बल्कि मैं अपने अंदर से अब चीज़ों को क्या करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी। तो उसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि अब मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो जो ये बोरॉन है, आपके भले ही इसमें OH के साथ 3 हाइड्रोजन लिंक्ड थे डायरेक्टली, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन्स आर नॉट रिप्लेसेबल। ठीक है, दीज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट रिप्लेसेबल। ये आप लोगों के रिप्लेसेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं रिप्लेसेबल? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका बोरॉन एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ये एक लेविस एसिड के जैसे बिहेव करेगा। और अगर ये लेविस एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है और जैसे ये पानी के संपर्क में आता है, तो जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स होते हैं, बोरॉन की लालच वाली जीभ लपलपा जाती है और वो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ले लेता है। सो बेसिकली हुआ क्या, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स लेकर पहुंच जाता है बोरॉन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स लेके पहुंच जाता है बोरॉन के साथ, और कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? बोरॉन के पास पहले से 3 OH तो थे ही थे, बट अब क्या हुआ, H2O अपने लोन पेयर्स लेके चला गया बोरॉन के पास। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि पानी के ऑक्सीजन और बोरिक एसिड के बोरॉन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये इस तरीके की कोई स्पीशीज आपके हाथों में आई, इंक्लूडिंग लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम तो जानते हो कि हम लोगों का जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद। ठीक है, ऑक्सीजन इज आपका वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अब ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर तुमने बेशर्मों के समान पॉजिटिव चार्ज लगा के रखा है, तो ऐसे केस में वो कभी भी अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा। ठीक है, उसको पसंद नहीं आएगा। इट विल नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज। वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने वाला नहीं है। तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि मैं किसी तरीके से अपना पॉजिटिव चार्ज हटाऊं। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा काम आप बहुत करोगे, बट राइट नाउ इसके अंदर बहुत टेंडेंसी होती है कि मैं अपने अंदर से कैसे भी पॉजिटिव चार्ज हटाऊं। फॉर दैट वो करता क्या है, तुरंत ये जो अपने और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है इसको तोड़ देता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पर, और जो नया स्पीशीज आपके सामने बनता है वो क्या बनता है, देखो, बोरॉन, उसके नीचे के जो 3 OH हैं वो वैसे के वैसी, ऊपर में एक OH और आ जाता है, लोन पेयर्स उसके पास वापस आ गए, और क्योंकि H से इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया इसीलिए वो H बेचारा बाहर H पॉजिटिव के फॉर्म में चला जाता है, और बोरॉन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि बोरॉन की कैपेसिटी की 6 थी, अब वो ले चुका है 8। तो अब तुम ये देखो कि इनडायरेक्टली जब आपने बोरिक एसिड को
पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया, और दैट टू वो भी कहाँ का H पॉजिटिव है, वो भी ऑफ वाटर। तो इनडायरेक्टली बोरिक एसिड, मेरे को वैसे तो पानी, अच्छा अब इसमें कई लोगों का ऐसा डाउट होगा कि मैडम ये तो H पॉजिटिव लेकिन आपके पानी का है ना, तो ये वैलेंसी फैक्टर एसिड का कैसे हुआ। तो यार कभी भी क्या पानी अपना अकेले बैठे बैठे H पॉजिटिव देता, क्या नहीं देता ना। तो इनडायरेक्टली पूरे क्वेश्चन में एक ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल के बोरिक एसिड से सिर्फ एक ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो पा रहा है, चाहे पानी से हो या कहीं से भी हो। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है, 1 है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोगों से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये वो पॉइंट्स है जिसमें आपका मतलब ग्लिच, आपको गड़बड़ होना है, मतलब होना है, आप गिरोगे गड्ढे में, मतलब गिरोगे। पहला पॉइंट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड वाले वो जो 3 मैंने नाम बताए थे उसमें भी एक इंसान मर जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है जहाँ पे आप बोरिक एसिड के केस में भी आप क्या हो जाते हो, मर जाते हो। तो दोनों ही केस में तुम्हें मरना नहीं है, दोनों ही केस में तुम्हें उठना है कि अच्छा हाँ, इनको दिमाग में याद रखना है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ वैसे। ठीक है, चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो पूरा डिस्कशन था, ये पूरा डिस्कशन किसके रिस्पेक्ट में था, मेरे बोरिक एसिड के रिस्पेक्ट में था। मतलब इनडायरेक्टली हमने पूरी वैलेंसी फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में पढ़ ली। 1 मिनट यार, 2 मिनट होल्ड करोगे, ठीक है, 2 मिनट। तुम्हारी क्लास के बाद कितने कॉल्स लगते हैं, मुझे दिन भर एक नहीं आ रहा, 2 मिनट रुकना। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से बस ये वही पॉइंट्स थे जहाँ पे आप अटक सकते हो वैलेंसी फैक्टर के कैलकुलेशंस में। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को अटकने वटकने जैसा कोई सीन होगा। बाकी तो तुम लोग एकदम होशियार प्राणी हो, निकल जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातचीत हो गई। तो जिस तरीके से एसिड्स में आप इस तरीके से बात करते हो कि कितने H पॉजिटिव आयंस उसने फर्निश किए, तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ बेस के बारे में, तो बेस के रिस्पेक्ट में भी यही सेम टॉपिक ऑफ डिस्कशन चलता है कि वो कितने OH निगेटिव आयंस क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप वैलेंसी फैक्टर बेस के लिए कैसे डिफाइन करोगे, अभी हमने कौन सा केस पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे केस नंबर 2। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे केस नंबर 3 में। तो ये भी उसी के जैसा बहुत ही आसान है। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या है, आप लोगों की कहानी फॉर बेस है। अब बेस के केस में देखो ये चीज क्या होगी, वैलेंसी फैक्टर आप किसी भी बेस का डिफाइन कैसे करोगे कि अगेन वो पर्टिकुलर बेस आपके कितने मोल एसिड से रिएक्ट कर लेने के बाद कितने OH निगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। इनडायरेक्टली
एक मोल या एक मॉलिक्यूल आपका बेस कितने OH निगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज आप लोगों का वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए बेस। वो चीज क्या कहलाएगी? वैलेंसी फैक्टर कहलाएगी। किस चीज की? आपके बेस की। तो नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस फर्निश्ड, ठीक है, कितने उसने फर्निश्ड किए हैं, बस एक मोल या व्हेन 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल इज टेकन एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो सब बातचीत तो एक फलाना ढिमका है, लेकिन बेसिकली ये होते हैं आपके वैलेंसी फैक्टर बेस के। अब इसमें अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर कोई तुमसे कहेगा NaOH, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो यार पूरी दुनिया जानती है, चाहे NaOH को आप कुछ भी कर लो, ये अपने अंदर से एक ही OH दे सकता है, क्योंकि एक है उसके पास, उससे ज़्यादा तो उसके पास है भी नहीं, तो एक। बट अगर बातचीत होगी इनके जैसे लोगों की, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसे बेस की जिनके पास 2-2 OH है, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि इन लोगों का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 होगा या 2 होगा, मतलब 2 होगा ये नहीं बोल सकते, 2 मैक्सिमम होगा। बट ये भी तो हो सकता है कि इनका वैलेंसी फैक्टर 1 हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं इन केस एसिडिक लिमिटिंग रिएजेंट रहा तो होगा क्या, बेचारे अपना एक ही OH निगेटिव दे पाएंगे, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करूं तो इसकी जो मैक्सिमम एबिलिटी है OH प्रोड्यूस करके देने की वो 3 है, बट वो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, और साथ ही साथ में 3 भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो कितने H पॉजिटिव या आपने कितने OH निगेटिव आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। सो दिस इज द टॉपिक, दिस वाज द टॉपिक ऑफ वैलेंसी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हमने अभी तक टोटल कितने केस डिस्कस कर लिए? वी हैव डिस्कस आप लोगों के 3 केसेस। पहला तो एलिमेंट का था। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज को समझते हैं। जैसे आप लोगों के पास मैंने कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन देके रखा है जिसके ऊपर में यहाँ OH लगा है, यहाँ पे COOH लगा है, और अगर मैं तुमसे कह रही हूं कि यहाँ पे आप NaOH डालो, तो देखो एक बात ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में वही H बाहर निकलता है जो एसिडिक होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज से अटैच्ड है, तो यू या फिर उसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये वाला जो H है ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये वाला जो H है ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब दोनों ही बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट बात ये है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। अभी GOC जो कल से स्टार्ट होगी, उस GOC में तुम सीखोगे कि कैसे आप आगे आगे धीरे धीरे एसिडिटी बेसिसिटी को आप कंपेयर करते हो। बट अभी के लिए अगर मैं तुम्हें बता दूं कि COOH का जो H है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो ऐसे में क्या होगा? जब तुमने NaOH डाला तो NaOH अपने साथ सिर्फ एक ही OH ला रहा है, राइट? आपने सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही NaOH डाला, तो क्या होगा? वो एक NaOH आपके गिवन स्ट्रक्चर में से जो नीचे का COOH है, उस COOH से एक H ले जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा COO निगेटिव में, और ऊपर वाला OH वैसे का वैसी। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि इस यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में सिर्फ एक H पॉजिटिव क्योंकि लूज हुआ है, सो देयरफॉर इट्स वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू कितना? 1। इसका वैलेंसी फैक्टर बराबर कितना है? 1। अब यहाँ पे जो स्पीशीज मेरी प्रोड्यूस हुई, ये जो मेरी स्पीशीज प्रोड्यूस हुई, इस स्पीशीज से मान लेते हैं मैंने फर्दर एक और NaOH अभी ऐड किया, फर्दर एक और, तो अब ये NaOH क्या देख रहा है कि ऊपर में तो अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन एक बाकी है, तो उसको मौका मिल गया उसके अंदर से भी H पॉजिटिव निकालने का। तो अब उसके अंदर से अगर वो H पॉजिटिव निकाल दिया, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि स्टार्टिंग के कंपेयर में अब ये वाली जो सिचुएशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रांजिशन में ओवरऑल कितने H पॉजिटिव गए, तो तुम ये कहोगे 2 H पॉजिटिव चले गए, सो इट्स वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 2। तो यानी कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट दिया गया था बेंजीन रिंग विथ OH एंड COOH, ठीक है, इसमें वैलेंसी फैक्टर इसका 1 भी हो सकता था, इसका वैलेंसी फैक्टर इसका 2 भी हो सकता था, डिपेंड कि आपने NaOH के मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपने कितने लिए हैं। ये ऐसी बातचीत थी, ठीक है, आपने कितने लिए हैं।
तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस इसका वैलेंसी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। एक इसमें एग्जांपल और ले लो, उसके बाद हम लोग सॉल्ट से मूव करेंगे। जैसे मैं अब बात करती हूँ अमोनिया की। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है और मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तुम तो जानते हो क्या बनने वाला है। तो यहाँ से अमोनिया क्या बना लेगा वाटर के पास जाने के बाद, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो तुम ये देखना कि आप लोगों का NH3 से जब NH4 में ट्रांजिशन हुआ तो उसने कितने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किए, उसने एक H पॉजिटिव अपने अंदर एक्सेप्ट किया, बराबर। तो इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि NH3 कोई अरेनियस बेस नहीं होता, बट ये एक लेविस बेस होता है। तो लेविस बेस के केस में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि वैलेंसी फैक्टर क्या है, क्योंकि अभी जो मैंने ऊपर लिखाया कि कितने H पॉजिटिव लूज होते हैं, कितने OH नेगेटिव लूज होते हैं, राइट, ये चीज़ तो मैं तब बोल रही हूँ जब आई हैव अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस। बट मान लो मेरे पास अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस है ही नहीं, मेरे पास एक लेविस बेस है। तो लेविस बेस कितने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, दैट एक्सेप्टेंस इज नोन एज आप लोगों का वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वो चीज़ फिर आप लोगों की क्या कहलाएगी, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगी। तो इस तरीके से टोटल 3 केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे चौथे केस पे। वो जो चौथा केस है वो बातचीत की जाती है किसके लिए, सॉल्ट्स के लिए। सॉल्ट्स का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो सॉल्ट बनते कैसे हैं, एसिड और बेस की वजह से जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज आपका सॉल्ट। सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, राइट। तीनों केसेस वहां पे पॉसिबल है, उन तीनों में से आपको कोई भी चीज मिल सकती है। बट द कंसेप्ट इज हाउ विल यू कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट के वैलेंसी फैक्टर को निकालने का बहुत ही सिंपल, सोबर और प्यारा सा लॉजिक है। वो ये है कि किसी भी सॉल्ट का अगर आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है, आप उस सॉल्ट को बैलेंस्ड फॉर्म में डिसोशिएट कर दो। मैं लिखवाऊंगी ये सारे पॉइंट्स, आप उसको बैलेंस्ड फॉर्म में आप उसको डिसोशिएट कर दो। तुम्हें याद होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में जब तुम्हें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने को कही जाती थी तब तुम क्या करते थे, जो भी सॉल्ट आपको दिया होता था आप उसको तोड़ देते थे ना, बराबर, आप तोड़ देते थे उसको। जैसे अगर आपको दिया MgCl2 तो आप क्या करते थे, Mg की पावर 2+ और 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आपको सॉल्ट को तोड़ देना है। तो जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, या फिर और टोटल चार्ज ऑन अनायन, इस पर्टिकुलर चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। किसका, आपके पर्टिकुलर सॉल्ट का। यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो वर्ड इस्तेमाल किया है और, ना कि एंड। तो कैटायन और अनायन में तोड़ देने के बाद कभी भी ये वाली हरकत मत करना कि आप कैटायन का चेंज या टोटल चार्ज और अनायन का टोटल चार्ज उठा के ऐड कर रहे हो, ऐसा मत करना। नहीं तो ऐसे में तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा या फिर डबल हो जाएगा। आपको या तो कैटायन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर निकालना है या तो आपको अनायन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 5-6 केसेस पढ़ेंगे। सॉल्ट वाली जो कैटेगरी है, इस सॉल्ट वाली कैटेगरी के अंदर हम लोग 5 से 6 केसेस पढ़ेंगे। फिर सॉल्ट के बाद हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनके जो होते हैं कंसेप्ट, उनमें भी आप लोगों को निकालना सीखना है। बट पहले सॉल्ट के कंसेप्ट सीखते हैं। सॉल्ट में ही कम से कम 5 से 6 आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। तो काम कैसे करना है, पहले सॉल्ट का पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है AlCl3, आपको ये बताना है कि AlCl3 में कितना एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर है। लेट्स से एल्यूमिनियम का निकालना है, तो आप क्या करो, पहले उसको ब्रेक कर लो। अगर आपने उसको ब्रेक कर लिया तो ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, Al की पावर में 3+, ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, Cl नेगेटिव। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो यार तुम कैटायन पे अपनी आंखें डालो या तो अनायन पे अपनी आंखें डालो, दोनों से सेम आंसर आएगा। वैसे तो दोनों से अलग आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको दिख रहा है कि एक एल्यूमिनियम है आपके पास और उस एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना दिया है आपको, 3, तो इसका आंसर है 3। अगर मैं आप लोगों के एक अनायन के रिस्पेक्ट में देखूं तो अनायन के रिस्पेक्ट में आपको दिख सकता है कि ये -1 का चार्ज है, ठीक है। आपको दिख सकता है कि यहाँ पे चार्ज कितने का है, -1 का है। बट यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं,
यहाँ पे 3 क्लोरीन है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है -3। बट वैलेंसी फैक्टर लेते वक्त हम माइनस साइन कंसिडर नहीं करते, हम किसकी बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैटायन के थ्रू निकाले या आप अनायन के थ्रू निकाले, वैलेंसी फैक्टर आप लोगों का हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ, बट निकालते वक्त गड़बड़ी ना करें, जो कैटायन है या तो सिर्फ उसको देखना, या जो अनायन है या तो फिर सिर्फ उसको देखना। गलती तब हो जाती है जब आप कैटायन और अनायन आप दोनों को देखकर या तो उनको ऐड कर देते हो या तो उन्हें उठाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो ऐसे केस में आपको सॉल्ट्स वाले केस में आपसे क्या होती है, गलती होती है। ठीक है, चलो अब बाकी और क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है आगे। तो ये सॉल्ट्स के बारे में है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट केस नंबर 5 में। अब देखो केस नंबर 5 आपको क्या सीख देता है, केस नंबर 5 से आपको क्या शिक्षा ग्रहण करनी है, उस पर भी बातचीत कर लो थोड़ी सी। एक बार देख लेती हूँ कि कहीं मैंने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया। 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ऊपर से देखने से तो लग नहीं रहा है कि अपन ने कुछ छोड़ा है। बाद में अगर कुछ छूटा हुआ रहेगा तो मैं बता दूंगी वहाँ पे। ठीक है, जैसे एक चीज़ में एग्जाम्पल 1-2 और देख लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ को ओवर करते हैं। जैसे तुम्हें बोला जाएगा Fe2SO4 3, इसका आप निकालिए वैलेंसी फैक्टर। तो आप इसको ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Fe की पावर में 3+, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ SO4 की पावर में 2-। अब इतना अगर तुमको याद नहीं है 10वीं क्लास का बेसिक्स कि किस पे कितना कितना कैसा कैसा चार्ज होता है, तो आप कैसे काम करोगे, फिर आपसे काम नहीं बनने वाला। ठीक है, अब अगर मुझे किसी ने पूछा वैलेंसी फैक्टर, लेट से मैं कैटायन की नजर से देख रही हूँ, तो कितने कैटायन है, 2 कैटायन है। एक कैटायन पे चार्ज कितना है, 3 का चार्ज है, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर मेरे पास कितना हो गया, 6 का हो गया। ये ऐसे देखते हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं। कल को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको ऐसा दिया है FeSO4 7H2, यानी कि आपको अभी जो सॉल्ट दिया गया है, ये सॉल्ट कैसा दिया गया है, हाइड्रेटेड सॉल्ट दिया गया है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है दैट इज कि आप लोगों के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां पे क्या है, मौजूद है। ठीक है, वहां पे आपकी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मौजूद है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होने से वैलेंसी फैक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग काउंट नहीं करते, ये हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है ही नहीं कि वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप इमेजिन करके चलिए कि अगर आपके पास सिर्फ FeSO4 होता तो आप उसकी ब्रेकिंग कैसे कर रहे होते, Fe की पावर में 2+ और SO4 की पावर में 2-। और अगर मैं अब वैलेंसी फैक्टर एक कैटायन की नजर से देखूं, तो कैटायन की नजर से मुझे कितना देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक ही Fe है और उस एक ही Fe के ऊपर चार्ज कितना है आप लोगों का, +2 का चार्ज है। ये ऐसे। तो अभी मैंने तुम्हें जो भी सॉल्ट्स के केस बताए, ये सॉल्ट के केस हम तब बातचीत कर रहे हैं जब हमारे सॉल्ट रिएक्ट नहीं कर रहे। फॉर नॉन रिएक्टिंग सॉल्ट्स, मतलब मैं सॉल्ट को किसी और के साथ ना तो ऐड कर रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ, बस वो सॉल्ट वैसे का वैसे ही है। लेकिन अगर मान लेते हैं कल को हम लोगों के पास कोई एक ऐसा सीन डेवलप हो जाता है जिसमें आप लोगों के सॉल्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके सॉल्ट्स क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आपके सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने वाली सिचुएशन को कैसे डील करें। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में मैंने डाल दिया HCl, तो अब देखो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस बन जाएगा, लेट्स से प्रोडक्ट बना NaHCO3 प्लस में NaCl। अब आपको बोला गया कि आप यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करो। सो इनडायरेक्टली सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है, तो एक तरीके से ये एसिड बेस रिएक्शन ही तो हो गई, क्योंकि Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट होता है, यानी उसका नेचर बेस वाला है, और HCl एक एसिड होता है। तो बेस और एसिड के बीच की रिएक्शन एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे, कैसे इसकी बातचीत को मतलब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अब आगे अगर ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में होता, Na2CO3 अगर ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में होता तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता, वर्सेस जब ये रिएक्ट कर चुका है
तब अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो अब इसने जो चीज प्रोड्यूस की है, दैट प्रोड्यूस्ड चीज इज आपका NaHCO3, ठीक है। तो एक काम करो, आप सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। तो मैं अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँ भी तो हमेशा 1 ही आने वाली है, तो उसको छोड़ दो। दिख रहा है कि इसने अपने अंदर कितने H लिए हैं, 1। मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त उसने अपने अंदर कितने H एक्सेप्ट किए हैं, 1। इसने अपने अंदर कितने H एक्सेप्ट किए हैं, 1 H पॉजिटिव लेट से आ गया है। तो तुम कह दोगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, बट नहीं, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 नहीं होगा कि 2 होगा, क्योंकि Na2CO3 का देखो ना, मैंने अभी ऊपर ही सिखाया था, अच्छा सिखाया नहीं क्या, ठीक है, जो भी हो। Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर अगर मैं निकालूं कि टोटल चार्ज कैटायन पे कितना है, तो वैलेंसी फैक्टर आप लोगों का कितना आ रहा है, वहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है आप लोगों का, 2। तो अब क्या इस केस में भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, अब इसने क्योंकि एक ही H लिया है बेचारे ने, ठीक है, इस बेचारे ने क्योंकि एक ही H पॉजिटिव लिया है, तो देयरफॉर इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 1। एक ही H पॉजिटिव लिया है ना। लेकिन अगर ये सिनेरियो ऐसा होता कि इसने अपने पूरी तरीके से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दी होती और प्रोडक्ट बन गया होता H2CO3, तो उस केस में फिर वैलेंसी फैक्टर आपका कितना आया होता, 2। तो आपका सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का केस नंबर 4। अब हम लोग बातचीत करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कि अगर आपके पास कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अगर आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन दैट केस आप किस तरीके से उनका वैलेंसी फैक्टर या फिर उनका जो एन फैक्टर है वो कैलकुलेट करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, बट कैलकुलेशन की तरफ क्या है, थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाएगी सिचुएशन। जैसे KMNO4 ये आपको लिखा हुआ है और मैंने कहा कि पोटेशियम पर मैग्नेट की जो रिएक्शन है आप एसिडिक मीडियम में करा रहे हो। डी ब्लॉक वाला वीडियो तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है, डी ब्लॉक्स वगैरह तुम्हें आते हैं किस तरीके से उस पर अपन काम करते हैं। तो KMNO4 को जब हम एक एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट ना करके मैं इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करती हूँ या फिर मैं इसको न्यूट्रल मीडियम में ट्रीट करती हूँ, बेसिक मतलब स्लाइटली बेसिक, ठीक है, बेसिक मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम में, तो जो ये स्पीशीज प्रोड्यूस करके मुझे मिलती है वो मिलती है MnO2, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में अगर मैं इसको ट्रीट करवाती हूँ तो मेरे को जो स्पीशीज मिलती है वो होती है MnO4 2 नेगेटिव। अभी तीनों ही मीडियम में इसका जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो अलग अलग आएगा। कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो हम सीखते हैं। पहली बात तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने डी ब्लॉक पढ़ाते वक्त भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, किस मीडियम में मैंगनीज और क्रोमियम के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एकदम मुंह जबानी रट्टू तोते के समान याद होना चाहिए। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है KMNO4 में +7 और उधर मैंगनीज जाते वक्त कितनी हो गई +2। अब ध्यान से सीखो, कभी भी वैलेंसी फैक्टर हम रिएक्शन का नहीं निकालते हैं, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और जो आप लोगों के प्रोडक्ट होते हैं उनका वैलेंसी फैक्टर निकलता है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, इन दोनों के वैलेंसी फैक्टर किस्मत से किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में सेम आ भी सकते हैं और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में सेम नहीं भी आ सकते। तो पहली बात तो इस तरीके का दिमाग लगाना कि वैलेंसी फैक्टर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, ये तो सरासर मतलब गलत बात है। वैलेंसी फैक्टर हमेशा किसी भी रिएक्शन के अंदर में जो आपका सबस्ट्रेट है या फिर कह दो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है आप उसके लिए डिफाइन करते हो। तो अभी जो मैं वैलेंसी फैक्टर निकालने जा रही हूँ, ध्यान से सीखोगे कि किस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर तरीका अभी सीख लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज ये पार्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं पे होती है, ठीक है। देखो क्या पार्ट है, अगर मुझे मान लेते हैं इस रिएक्टेंट के मैंगनीज का वैलेंसी फैक्टर निकालना है इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम,
तो बात ऐसी होगी कि जब मैं यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से जब मैं यहाँ गई, ठीक है, जो मेरा मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है वो ये है, तो ऐसे केस में कितने का चेंज आया, ठीक है, कितने का चेंज आया वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपने कहा 7 से 2 गए, तो मैडम चेंज आ रहा है आपके कितने का, 5 का। मैं मॉड्यूलस इसलिए लगा रही हूँ ताकि तुम में से कभी किसी इंसान को ये गलतफहमी ना रहे कि मैडम वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव में आता है, नहीं। जब मैं KMnO4 से जब मैं Mn2+ की तरफ जा रही थी, तो मेरा जो प्रोडक्ट क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे रिएक्टेंट में मैंगनीज के कितने एटम है मुझे इससे मतलब है। तो रिएक्टेंट में मेरे पास मैंगनीज का एटम सिर्फ एक ही है, तो 1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो आंसर आएगा 5, वो आंसर क्या होगा 5। यानी कि जो KMnO4 है, इस KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5। और ये जो कैलकुलेशंस किए गए हैं यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम, हम मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं KMnO4 की, और हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट तो मीडियम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो अगर मैं मीडियम को एसिडिक रखती हूँ, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आया, +5। वैसे प्लस बोलने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि माइनस भी आता तो कौन सा माइनस लिखते, वहां से आया 5। अभी अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि Mn2+ का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो Mn2+ के लिए देखो हम कैसे करेंगे, हमारा जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा, हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं, यानी कि अब मेरा जो रिएक्टेंट है वो Mn2+ है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक ही Mn2+ है रिएक्टेंट साइड में, राइट। रिएक्टेंट इस बार अब मेरा ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितने का चेंज आया, 2 था, और अभी हम 7 में जा रहे हैं, हमने मॉड्यूलस लगाया है तो नेगेटिव को मतलब नहीं है, यानी कि Mn2+ का भी वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 5 ही आया। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो किस्मत से रिएक्टेंट और किस्मत से प्रोडक्ट के दोनों तरफ के वैलेंसी फैक्टर कैसे आए, सेम। अभी जो मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लूंगी उसमें तुम्हें बताऊंगी कि दोनों तरफ कैसा डिफरेंट भी आ सकता है। अगर यही सेम लॉजिक लगाओगे और तुम अगर KMnO4 का और MnO2 इसकी नजर से अगर वैलेंसी फैक्टर की कैलकुलेशन करोगे, तो KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 रहती है, बट MnO2 में जो मैंगनीज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। तो अगर तुम KMnO4 से MnO2 की तरफ जा रहे हो तो चेंज कितने का आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है, और रिएक्टेंट में एटम कितने हैं, 1, बराबर रिएक्टेंट में एटम कितने हैं, 1। तो देयरफॉर ये वाली जो चीज है आप लोगों की कितनी हो जाएगी, बताओ यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आप लोगों का कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर वुड बी आपका 3, वैलेंसी फैक्टर वुड बी कितना आप लोगों का 3, ठीक है। ये हम लोगों का काम है, बस खत्म। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 3। अच्छा, किसके केस में, MnO2 के केस में। और सिमिलरली अगर तुम रिवर्स डायरेक्शन में भी जाके चेक कर लो, इतना ही आएगा। और अगर मैं इसी KMnO4 के रिस्पेक्ट में अगर MnO4 2 नेगेटिव में निकालूं तो वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, 1 और 1। तो इस तरीके से KMnO4 का अलग अलग मीडियम में हम लोगों ने क्या किया, वैलेंसी फैक्टर को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बातचीत KMnO4 की जाए, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास। KMnO4 के अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लोगों की लाइफ में है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इस इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो K2Cr2O7 को सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस में यूज करते हैं, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। जैसे KMnO4 को मैंने बेसिक मीडियम में भी यूज किया, न्यूट्रल मीडियम में भी यूज किया, K2Cr2O7 को कभी भी हम लोग बेसिक मीडियम में यूज नहीं करते। वो रिएक्शन मतलब आपका एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेती है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, वो वापस से रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो जाता है वगैरह वगैरह, उसको हम लोग बेसिक मीडियम में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही न्यूट्रल में। ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल होती है। और अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो K2Cr2O7 को अगर आपने एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल किया तो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में क्रोमियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है। प्रोडक्ट बनता है CrCl3 और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। अगर कोई मुझे कहेगा कि मुझे यहाँ पे ये जो है इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगी,
वैलेंसी फैक्टर निकालने से पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से +3। तो अगर मेरे को K2Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो इस तरफ जाते वक्त कितने का चेंज हो रहा है आप ये देखो, आपके पास पहले +6 था, अभी -3 हो गया। और आपके लिए रिएक्टेंट कौन है? आपके लिए रिएक्टेंट तो K2Cr2O7 है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। तो कि आपके K2Cr2O7 में क्रोमियम कितने हैं? 2, तो आपको आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 2 × 3 दैट वुड बी 6, यानी कि K2Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 6। परंतु अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपको क्रोमियम 3+ का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो मुझे जिस चीज का वैलेंसी फैक्टर निकालना होता है मुझे वहां से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो चेंज कितने का आएगा? चेंज तो यार वही रहेगा, 3 - 6 लिखो कि 6 - 3 लिखो। हम तो वैसे भी मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं? हम लोग क्रोमियम से K2Cr2O7 जा रहे हैं। तो हमें किसके एटम्स को कंसिडर करना है? क्रोमियम के, जहां से आप मूवमेंट कर रहे हो। तो जिस जगह से आप मूवमेंट कर रहे हो वहां तो सिर्फ एक ही क्रोमियम है, और क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही क्रोमियम है तो वहां पे आप सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करोगे एंड योर आंसर वुड बी 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो जो Cr3 पॉजिटिव है उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? आपका 3। और K2Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर वहां पे क्रोमियम का कितना है? +6। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके वैलेंसी फैक्टर अलग हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम जो वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं उससे जो आंसर आता है वही वैलेंसी फैक्टर ओवरऑल रिएक्शन का होगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी है, बताओ किस तरीके से मैं काम करूंगी। तो पहले तो मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेती हूँ। यहाँ पे +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे -3। अगर मुझे मान लेते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो कितने का चेंज आया। अब देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग सबसे ज्यादा गधों वाली मिस्टेक करते हैं। 5 - 3 = 2। अरे मूर्खादी राजो, हमको चेंज निकालना है। यानी कि अगर तुम्हें पहले -3 नंबर आए थे टेस्ट में और अभी तुम्हें 5 नंबर आए हैं, तो क्या तुमने 2 की इंप्रूवमेंट की? तुमने 8 की इंप्रूवमेंट की, ठीक है। तुम्हें अंदर कितने की इंप्रूवमेंट हुई? 8 की इंप्रूवमेंट हुई। तो वैलेंसी फैक्टर क्या है? चेंज। तो 5 - 3, ठीक है। और आप क्योंकि HNO3 का निकालना चाहते हो तो HNO3 में कितने नाइट्रोजन है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया? 8। अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 में अगर मेरे को कोई ये पूछेगा, ठीक है, NH3 में मुझे अगर ये पूछेगा कि इसका वैलेंसी फैक्टर NH3 का कितना है, तो मैं क्या कहूंगी? चेंज कितने का हुआ? तो -3 - 5 बराबर, और NH3 के पास भी सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है इसीलिए 1 मल्टीप्लाई, तो वहां भी वैलेंसी फैक्टर 8 का ही है। तो यानी कि आप रिएक्टेंट देखो कि प्रोडक्ट देखो, दोनों तरफ वैलेंसी फैक्टर आपको कैसा मिल गया? इस पर्टिकुलर केस में सेम मिल गया। बट अगर मान लेते ऐसा कुछ होता N2H4, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता आप लोगों का N2। अब निकालो वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो ऐसे केस में आप देखो कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आनी चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और N2 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि वो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मुझे इसकी वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो चेंज कितना हुआ लेफ्ट से राइट जाते वक्त? तो आपने देखा -2 से -0, और जिस चीज का वैलेंसी फैक्टर निकालना है उसके पास कितने नाइट्रोजन है? उसके पास क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो सामने में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो N2H4 में जो वैलेंसी फैक्टर निकल के आ रहा है वो कितना है? 4। और अगर मुझे इस N2 का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो चेंज कितने का आ रहा है? देखो 0 से कहाँ जा रहे हैं? -2 जा रहे हैं, और N2 का निकालना है और N2 के पास नाइट्रोजन भी कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वुड बी 4। तो इस केस में भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के वैलेंसी फैक्टर कैसे आए हैं? सेम आए हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है SnCl2, इसकी रिएक्शन मैं करा रही हूं आयोडीन के साथ, प्रोडक्ट बन रहा है SnCl4 प्लस बन रहा है I-। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। तो अब आप इसका वैलेंसी फैक्टर किस तरीके से निकालोगे बताओ। तो SnCl2 में आप पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकाल रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो आप Sn की। तो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। यहाँ पे SnCl4 में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। सो अगर मैं SnCl2 की
ठीक है, आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दूं, यहाँ पे अगर मैं इसका वैलेंसी फैक्टर निकालूं तो चेंज कितने का आया है, ठीक है, यहाँ पे चेंज कितने का आया है, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है टोटल कितने का, 2 का, 2 - 4, और आपके पास एसएन कितने हैं, सिर्फ एक एसएन है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। अगर मैं SnCl4 की बात करूं तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा, आपके चेंज कितने का आ रहा है, चेंज आ रहा है 4 - 2 बराबर, और यहाँ पे कितना आएगा आप लोगों का 1 मल्टीप्लाई, तो यानी कि आंसर कितना आया इसका, 2 आया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब सेम यही आर्गुमेंट आयोडीन के लिए करो, तो आयोडीन की राइट नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, अगर वो प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। सो 0 से -1 की तरफ जाते वक्त अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसकी नजर में और वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो आप चेंज निकालो, चेंज कितने का है, तो 0 से -1 हम जा रहे हैं, तो ये लो, पहले तो हमने वो लिख दिया, हमें I2 का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो I2 के वैलेंसी फैक्टर को निकालते वक्त आप ये देखो कि I2 के पास I कितने हैं, 2, तो ये सामने 2 मल्टीप्लाई होगा, सो इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 2। परंतु अगर मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना हो तो चेंज कितने का हो रहा है, आपका चेंज तो यार जो होना है वही होगा, -1 - 0, बट I के पास आप लोगों के, ठीक है, एटम्स कितने हैं आपके पास, उसके एटम्स हैं कितने, आपके पास उसके एटम्स है मात्र 1, देखो ना I नेगेटिव के पास 1 ही है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा दैट वुड बी, ठीक है, आपका 1। 1 मिनट प्रियांशु, जो तुम्हारे ऊपर डाउट्स है मैं लेट नाइट बता दूंगी, मैंने ये चीज़ अभी देखी, मेरा मंडे तक ऑफ था ना, ठीक है, और इसके अलावा अभी तुम्हारा कॉल आया था, तो अभी तो देखो मैं रेडॉक्स का ही काम कर रही हूँ, तो मैं कॉल तो फिलहाल रिसीव नहीं कर सकती हूँ, इन केस अगर कुछ अर्जेंट है तो मैसेज कर दो फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का उसका वैलेंसी फैक्टर डन। तो इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर्स की कैलकुलेशन है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों में उतनी अच्छा काम बनेगा। मैं और इलस्ट्रेशंस लूँगी, अभी फिलहाल इस वीडियो को हम लोग वैलेंसी फैक्टर वाले को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको भी और लिया तो 1 घंटे का भी और वीडियो बन जाएगा, टोटल 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। इससे बेटर है हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे देखो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास है Fe3O4। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, तो गधे के जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ये मत कह देना कि 8/3 आती है, जैसे 8/3 ही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बट तुम्हें याद होना चाहिए कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से बनानी चाहिए, ठीक है, स्पेशली सल्फर वालों की, स्पेशली फॉस्फोरस वालों की। फिलहाल इस केस में Fe3O4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ये कितनी है 8/3, और Fe2O3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कितनी है आप लोगों की, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो +3। अगर मुझे कोई इस Fe3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को कहेगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, सॉरी वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगी, उसके पास कितने Fe एटम्स है 3, तो 3 मल्टीप्लाई कितने का चेंज आया, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया देखो 8/3 - 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1/3, सो वैलेंसी फैक्टर वुड बी 1। अगर कोई मुझे इसकी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने को कहेगा सो आंसर क्या आएगा, उसके पास कितने Fe के एटम्स हैं, तो इसके पास होंगे 2 मल्टीप्लाई फिर अगेन कितना आ जाएगा 3 - 8/3, जो हम जानते हैं अगेन 1/3 ही होगा, सो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 2/3। ये ऐसे काम करना है, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों को गाड़ी अपनी आगे बढ़ानी होती है इन केस ऑफ वैलेंसी फैक्टर। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिए जा सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस, तो हर क्वेश्चंस में बस कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और उसके बाद आप वहां पे चेंज कैलकुलेट करो। जैसे कि मान लेते हैं मैंने तुमको दिया है थायोसल्फेट का एक आयन, व्हाट डू यू मीन बाय द थायोसल्फेट, मैंने आपको दिया है S2O3 2 नेगेटिव, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं S4O6 2 नेगेटिव में, ठीक है, बराबर इस चीज में, ठीक है, बराबर इस चीज में मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, बराबर। अच्छा, तो ऐसे में क्या हो जाना है, अब आपको कैलकुलेट करना है इसका वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने की जो सबसे इनिशियल स्टेप होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने की। वैसे अगर किसी को याद नहीं है
तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जाके वीडियो देखो, राइट। बट अगर याद है तो तुम्हें पता होगा कि हम लोग इनको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और स्ट्रक्चर के ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर सल्फर की एक लिंकेज होती है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली यहाँ जो निकलता है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर किसी को H2O3 2 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट वो सिर्फ फॉर्मूले से X अज्यूम करके निकालने की कोशिश करेगा तो गलत आ जाता है। तो बेटर है कि आप उसमें क्या करो, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर वाइज क्या करो, आप उसकी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है थायोसल्फेट के अंदर आपके किसकी, आपके सल्फर की, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर। वैसे थायोसल्फेट केस में ज़्यादा टेंशन की नीड नहीं है हम लोगों को, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा टेंशन नहीं आती उसमें, तो ये चीज़ हम लोगों की जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाती है आप लोगों की कितनी, -2। यहाँ पे कितनी आती है, -2। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक बार चीज़ों को देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो तुम्हें बराबर याद आ जाएगा, ठीक है, बराबर याद आएगा। अगर तभी भी याद नहीं आया तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, ठीक है। अच्छा इसका कोई डाउट है प्रियांशु तेरा, ठीक है, मैं अभी कॉल करके तुझे रिप्लाई कर दूंगी, बट पहले यार क्लास खत्म कर लें। टेट्राथायोनेट, अब ये आ गया, ये कौन है, इस प्राणी को हम लोग कहते हैं टेट्राथायोनेट। अब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, देखो मुझको तो याद है, तुमको अगर याद नहीं है तो उसके लिए एक बहुत ही दुखी वाली चीज़ है, बट स्टिल मैं यहाँ पे तुमको बता देती हूँ कि अगर तुमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो ये आती है 2.5। कैसे आती है 2.5, यहाँ पे हम लोग क्विक रिकॉल कर लेते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से है, S डबल बॉन्ड O S S, फिर S डबल बॉन्ड O, कितने हो गए, 4 हो गए ना, ये हो गए 4, ये हो गया 5वां, ये हो गया 6वां, ये स्ट्रक्चर है। फिर तुम्हें याद होगा इसमें हम लोग ऐसा लिखते थे +2 +2 +1 +0, तो ये हो गया +5। इस सल्फर की वजह से कंट्रीब्यूशन 0, इसकी वजह से 0, ये 0 है, ये 0 है तो तुम्हें लगेगा O है, इसकी वजह से भी 5, तो ओवरऑल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये कंट्रीब्यूशन हुआ है, डिवाइड बाय 4, तो 10/4 इक्वल टू कितना, 5/2 यानी कि 2.5, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से काम करते थे। अब अगर मैं तुमसे कहूंगी कि आप इसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करो, तो अगर तुम्हें इसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है तो H2O3 2 नेगेटिव में कितने सल्फर हैं, 2, तो 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूलस कितने का चेंज आया, अच्छा सॉरी यहाँ +2 आएगा, यहाँ पे कितने का चेंज आया है, 2 - 2.5 यानी कि 0.5 का चेंज मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि वैलेंसी फैक्टर वुड बी 1। अगर मैं S4O6 2 नेगेटिव की नज़र से देखूं तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 4 सल्फर है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2.5 से 2 यानी कि कितने का चेंज है, चेंज तो आपके 0.5 का ही है, बट वैलेंसी फैक्टर वुड बी 2। कैलकुलेशंस अगर मैं पूरी करूँ तो इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी होती है वैलेंसी फैक्टर की। होप सो ये वाली चीज़ें दिमाग में गई हैं। एज सच कोई कठिन चीज़ तुमको बताई नहीं थी, जिस चीज़ को तुम्हारा देखकर दिमाग घूम जाए, सब कुछ बहुत ही आसान सा पार्ट था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में मज़ा आएगा करने में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास C2O4 2 नेगेटिव है, जिसे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ CO2 में, और मुझे जानना है कि इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो पहले तो मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं कैलकुलेशंस करूँगी, 2x - 8 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है कार्बन की +3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसकी 4 बराबर। अगर कोई मुझे इसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर निकालने को कहे तो मैं कहूँगी चेंज कितने का आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय एटम्स कितने हैं, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो एटम्स भी उसी के कंसिडर होंगे, तो आंसर आएगा 2। अगर कोई पूछेगा यहाँ वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो चेंज कितने का आ रहा है, 4 - 3 1, लेकिन एटम्स कितने हैं, एटम तो CO2 में एक ही कार्बन है, सो आंसर वुड बी 1। तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैलेंसी फैक्टर सेम नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे अलग होते हैं, ठीक है। सेम हो भी सकते हैं इन सम केसेस, बट वो अलग भी हो सकते हैं।
अभी एक आखिरी टॉपिक पढ़कर हम अपने आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं और बाकी के जो वैलेंसी फैक्टर से रिगार्डिंग केसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप लोगों के पास कुछ रिएक्शंस हो तो रिएक्शंस में आप वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर किसी स्पीशीज में सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, सेम स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। दो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दो रिड्यूस हो रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हो। अभी मैंने तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंपल से चीजें बताई हैं। ठीक है, सिंपल सी चीजें। कठिन वाला तो मैंने एक भी पार्ट अभी नहीं बताया। ठीक है, अभी कठिन वाला एक भी पार्ट नहीं। एक काम करो, अभी जो बताने वाली थी मैं वो भी अपन कल ही करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला। उसमें और भी क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल्स देने हैं, टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जो तुम्हें याद होगा, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था। ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्या है, ये इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, बट परसों की क्लास में, कल का वैलेंसी फैक्टर खत्म होने के बाद। बट तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, ये फॉर्मूला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको छुटपुट प्यारे से नन्हे मुन्ने से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे आप लोगों को मान लेते हैं क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछ के दिया जाए कि नहीं, रुको, पहले अपन पूरा निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, निकाल लो। आपको क्वेश्चन दिया जाए जैसे K2Cr2O7 जब ये कन्वर्ट हुआ Cr3+ में एसिडिक मीडियम में, तो आपको पूछेगा बताओ इसका एन फैक्टर कितना है। एन फैक्टर मतलब वो वैलेंसी फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, कर लेना। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है सब कुछ सिखा दिया है और ये वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक है, यही सेम इलस्ट्रेशंस मैंने ऊपर भी लिए हैं, तो डाउट नहीं आना चाहिए। आई नेगेटिव अगर कन्वर्ट हो रहा है ICl में, तो आप लोगों का एन फैक्टर कितना है, ये तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लगता है देखते हैं ऊपर पड़ी हुई चीजों से कितना ज्ञान तुमने अर्जित किया, प्लस तुम लोगों को पुराना कितना ज्ञान आता है। ठीक है, अच्छा, S2O3 2 नेगेटिव, क्या कहते हैं इसको, थायोसल्फेट। अभी मैंने ऊपर जो इलस्ट्रेशन लिया था उसमें थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट किया था, टेट्राथायोनेट में। अभी तुम्हें क्या काम दे रही हूं मैं, थायोसल्फेट को कन्वर्ट करो सल्फेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करो, सल्फेट में, और बताओ कि कितने का वैलेंस फैक्टर आता है। तो ऊपर के दो तो तुम आसानी से कर लोगे, देखते हैं नीचे के दो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, अच्छा, अब एक जैसे क्वेश्चन दिया है आपको बोला गया है रिएक्शन में H3PO4 रिएक्ट कर रहा है इस NaOH के इतने मॉलिक्यूल्स के साथ, सच दैट कि Na3PO4 बन रहा है और 3H2O बोल रहा है। आपको ये पूछ रहा है कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा H3PO4 का कितना होगा। जहां पे भी तुम्हारे कानों को इक्विवेलेंट वर्ड जैसी चीज सुनाई दे, तुरंत तुम्हारा सायरन घूमना चाहिए एन फैक्टर। एन फैक्टर पहले निकालो। अब आपको इक्विवेलेंट वेट क्योंकि H3PO4 का कैलकुलेट करना है, तो आपको एन फैक्टर भी H3PO4 का ही चाहिए होगा। तो H3PO4 का एन फैक्टर निकालेंगे कैसे, पहले फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो, H3PO4 के पास पहले 3 H थे, अब उसी PO4 के पास 3 सोडियम है, मतलब यहां से यहां जाते वक्त उसने अपने 3 H पॉजिटिव लूज कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर H3PO4 का कितना हुआ, 3 हुआ, बराबर। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का कितना होगा, तो मैं उसको जवाब क्या दूंगी, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है H3PO4 का उसको आप डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर H3PO4 का। तो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये तुमको पता होना चाहिए। फॉस्फोरस का 31 में 3 ऐड कर दिया, 32, 33, 34, और 4 ऑक्सीजन है यानी कि 64, तो 64 + 34 दैट इज 98 डिवाइड बाई 3 दैट इज आवर इक्विवेलेंट वेट। तो ये ब्यूटी होती है हम लोगों के वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने की। ठीक है, ये ब्यूटी है। इसके जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिएक्शन वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है Br2, नहीं ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं देती क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का है, फिलहाल वो मैंने तुमको सिखाया नहीं है, देयरफॉर। ठीक है, कल एक बार सीख लेते हैं हम लोग बचा हुआ वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये जो हमने वैलेंसी फैक्टर किया, इसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी सीखेंगे कि आखिर इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं।
अभी तक तुम लोगों की गाड़ी कैसे चलती थी, तुम लोग मोल कंसेप्ट लगाते थे, अब मोल कंसेप्ट को भूल जाओगे। अब मोल कंसेप्ट के बाद अब तुम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ोगे। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ने के लिए, नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए। सो देयरफॉर वी स्टडीड द टॉपिक ऑफ व्हाट, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये वैलेंसी फैक्टर का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा कल का, वो पार्ट 2 रहेगा। उस पार्ट 2 में हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, इसके जैसे छोटे छोटे नहीं, वैसे ये छोटे छोटे नहीं है। अभी अगर इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके तुमसे एग्जाम में पूछ लिया है तो उसमें भी तुम अंडा दे दोगे, बट स्टिल इस चीज से थोड़े वो हार्ड रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस चीज को हुआ करते हैं।